उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। आज हम फिर से मेधा आईएएस के द्वारा मोबीशाला के प्लेटफॉर्म से संविधान निर्माण की प्रक्रिया के टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि विगत क्लास में हमने भारत के संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपके साथ चर्चा किया था। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष था जो भारत के संविधान के निर्माण का आधार तैयार कर रहा था। हम आज के क्लास में भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, ब्रिटिश काल में संविधान के निर्माण को लेकर जो मांगे आईं और उसके बाद जो ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया थी, उन सब की चर्चा हम अपने इस क्लास में आपके साथ करेंगे। भारत में अगर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए तो भारत में संविधान या संविधान के दर्शन की सर्वप्रथम अगर कहीं हमें परिचय होता है, हमें वह अगर कहीं सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है तो बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज बिल बनाया, स्वराज विधेयक बनाया, उस स्वराज विधेयक में भारत में पहली बार उस संविधान या संविधान सभा का दर्शन हमें दिखाई पड़ता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये अगर सवाल पूछा जाता है कि भारत में संविधान की मांगों को कब से शुरू किया गया या सर्वप्रथम मांग कब करी गई, तो इस संबंध का उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज विधेयक में इस चीज की मांग की थी, इस चीज का डिमांड किया था। और इसके बाद लगातार भारत में संविधान के निर्माण को लेकर और संविधान सभा के गठन को लेकर मांगे होती रही। 1920 में भारत में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन को हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए भारत, तो भारत में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की सत्याग्रह के बाद जो राष्ट्रव्यापी स्तर पे पहला उनका मूवमेंट था जिसने पूरी अंग्रेजी शासन को झकझोरा, वह मूवमेंट था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये पूर्णतः अहिंसा पर आधारित आंदोलन था और गांधी का एक दृष्टिकोण ही था कि हमें अहिंसा के आधार पर चलकर ही अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखनी है और अपनी मांगों को मनवानी है। गांधी ने जो 1 वर्ष में स्वराज देने की संकल्पना रखी, वह भी उस अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। तो 1920 में जो यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसी आंदोलन के दौरान 1922 में जनवरी महीने में महात्मा गांधी ने भारत के लिए संविधान की मांग की और कहा कि भाई भारत की संविधान जो है वह भारतीयों के इच्छा के अनुसार बननी चाहिए, यानी जैसा भारतीय चाहें उन्हीं के इच्छा के अनुरूप भारत के संविधान का निर्माण हो, भारत का संविधान बने, ऐसी मांग 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, 1923 में एक कमेटी बनी है जिस कमेटी का नाम है सप्रू कमेटी। और 1923 में जो सप्रू कमेटी का गठन हुआ, इस सप्रू कमेटी ने एक बिल बनाया है ना, उस बिल का नाम था कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया।
और उस बिल में भारत के संविधान को लेकर महत्वपूर्ण मांगें सामने रखी गईं। अर्थात भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में इस 1923 की जो ये सप्रू कमेटी का रिकमेंडेशन रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा, काफी महत्वपूर्ण रहा। और इसी जो रिकमेंडेशन आई इस सप्रू कमेटी का, इसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1925 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था और उस सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस रिपोर्ट को इस सम्मेलन में रखवाया जो ऑल पार्टी मीटिंग्स थी 1925 की, और उसमें इस रिकमेंडेशन के आधार पर जो सप्रू कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, उस रिकमेंडेशन को भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में उसको जगह देने की मांग इस समय की गई। इसके बाद अगर आप देखो तो लगातार भारत में संविधान और संविधान सभा की मांग को लेकर और मांगे उपस्थित होती रही। मैं अभी साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को भी बीच में ले आऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप इस संविधान निर्माण की जो मांग वाला एक खंड है उसको पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो 1925 के इस दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में जब गांधी ने इस सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशन को भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख स्थान देने की बात कही, तब अंग्रेजों ने भारत में जो संवैधानिक सुधार एक सनही गति से कर रहे थे, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संविधान सभा के गठन को लेकर 1934 में एक बड़ा मांग आता है एम.एन. रॉय के द्वारा, जिनको हम मानवेंद्र नाथ रॉय कहते हैं। और एम.एन. रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। एक संविधान सभा के निर्माण की मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था। 1938 में थोड़ा इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड की थी कि भाई भारत के लिए तो संविधान सभा बनेगी ही, लेकिन भारत के लिए जो ये संविधान सभा बनेगी, ये संविधान सभा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भारत की संविधान सभा बनेगी वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। ये पंडित नेहरू ने डिमांड किया था 1938 में, 1938 में। हालांकि जब आगे चल के 1946 में भारत के संविधान सभा का गठन होता है तो नेहरू के इस प्रस्ताव के आधार पे उस संविधान सभा का गठन नहीं होता है। और इस आधार पर जो संविधान सभा के समाजवादी सदस्य थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, उन लोगों ने उस संविधान सभा की आलोचना की थी कि भाई नेहरू ने जो हमारे सामने संविधान सभा का प्रारूप रखा था, यह जो संविधान सभा बनी वह उस अनुरूप नहीं बनी है। तो ध्यान रहे, भारत में संविधान के दर्शन की सर्वप्रथम मांग तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में, गांधी ने 1922 में संविधान की मांग की कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनाई जानी चाहिए। 1923 में सप्रू कमेटी का गठन और उसने एक बिल बनाया, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, और उस बिल में भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करी गई।
जिसे 1925 में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, जिसके अध्यक्ष थे गांधी। 1934 में एमएन रॉय ने संविधान सभा की मांग की और 1938 में पंडित नेहरू ने कहा कि भारत की संविधान सभा बनेगी, लेकिन किस मताधिकार के आधार पर? तो एडल्ट एज फ्रेंचाइज के आधार पर, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। इस तरह से भारत में ये संविधान की मांग को लेकर चीजें चलती रही और उस पर डिमांड जो है वो सामने आते रहे। ये तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं के द्वारा किया जा रहा मांग था। अब इन सब चीजों पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वे भारत के लोगों के द्वारा, भारत के जो ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, इनकी मांगों को वे किस रूप में स्वीकार कर रहे थे? इन सब बातों को भी अब थोड़ा अंग्रेजी प्रतिक्रिया जान लीजिए इन मांगों के ऊपर कि ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रही। तो भारत अंग्रेजों के लिए एक ऐसा उपनिवेश था जो एक दुधारू गाय था। ये ऐसा लाभ देने वाला उपनिवेश था जो अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि वो भारत जैसे उपनिवेश पर अपने अधिकार छोड़ दें। अब 1947 में भी ब्रिटेन जो भारत को छोड़ के चला गया, जब आप इतिहास पढ़िएगा मॉडर्न इंडिया तो वहां इसको डिटेल किया जाएगा कि 1947 में जब वो भारत को छोड़ के चला जा रहा है ब्रिटेन, तो इंडिया विंस फ्रीडम एक किताब लिखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इंडिया विंस फ्रीडम के किताब में वे कहते हैं अंग्रेजों से कि भाई तुम इतने दिन रहे, 2-4 साल और रुक जाते तो ये जो विभाजन वाली स्थिति पैदा हुई थी इसको हम लोग मिल बैठ के सुलझा लेते। तुमको तो इतनी जल्दी थी बैग पैक करके यहां से जाने का कि तुम यहां भारत को ऐसे ही उलट पुलट करके और भाग गए। तो 1947 में जो ब्रिटेन भारत को छोड़ के गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन भारत का कर्जदार बन गया था, और उल्टे अब हालात ये बन गए थे कि अब पैसा भारत से ब्रिटेन न जाके उल्टे अब पैसा ब्रिटेन से भारत आता। अब ब्रिटेन इस स्थिति को कैसे पचा पाता, इसलिए वो जल्दी जल्दी यहां से भागने के चक्कर में था। और भी कई उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी जिसने भारत को विभाजित करा दिया और अंग्रेज जल्दी जल्दी बैग पैक करके यहां से चले गए। तो अंग्रेज शुरू से लेकिन ये चाहते तो थे नहीं कि वो बहुत जल्दी भारत को छोड़ देंगे। उनकी एक सुनियोजित प्रक्रिया थी। उन्होंने एक प्लान्ड वे में भारत को जीता, एक प्लानिंग बना के भारत पर विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त करके उन्होंने भारत पर जो शासकीय गतिविधियां चलाई, जो उनकी गतिविधियां रही, आप अगर उनका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि अंग्रेजों ने पूरे नियोजन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ भारत के शासन को अपने अनुसार, अपने हितों के पूर्ति करने के अनुरूप चलाया। एक लेखक है, उनका नाम है रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त ने एक किताब लिखी है इंडिया टुडे, और इंडिया टुडे में रजनी पामदत्त ने ब्रिटेन के औपनिवेशिक इतिहास को 3 भागों में बांटा है और बताया है कि किस प्रकार ब्रिटेन ने अपने हितों के अनुरूप, जो समय के अनुसार उनका हित बदलता रहा, उसके अनुरूप किस प्रकार उन्होंने भारत में शासन की नीतियों को बदला, शासन के नीतियों में परिवर्तन लाया। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरफ भारतीय पक्ष था जो लगातार ये मांग कर रहा था कि भारत में स्वशासन दे दो भाई, स्वराज दे दो, और उस स्वराज के लिए सबसे जरूरी था अपना लॉ एंड ऑर्डर, अपनी कानून व्यवस्था, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, अपना संविधान। तो उस संविधान और उस कानून के लिए भारत के नेताओं के द्वारा मांग किया जाता रहा, लेकिन क्या अंग्रेजों ने उस पर उसी तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया दी? तो इसका उत्तर है नहीं। अंग्रेजों ने उतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी।
और 1857 में जब भारत का पहला राष्ट्रव्यापी नेशनल मूवमेंट हुआ, जिसको मैं आमतौर पे विद्रोह नहीं कहता हूं, जो 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद तो अंग्रेजों की प्लानिंग और भी सुदृढ़ होती चली गई और उन्होंने भारत में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपने अर्ली फेज से स्वीकार किया था, 1857 के बाद वो और स्ट्रांग होता चला गया। आप अगर भारत के संवैधानिक मांगों के अनुरूप उनके उस प्रतिक्रिया को देखिएगा तो 1857 के बाद अंग्रेजों की भारतीय जनता, भारतीय लोगों और भारतीय नेताओं के प्रति उदासीनता जो है वो बढ़ती ही चली गई और वे भारत के एक पक्ष को अपने तरफ मिलाने और दूसरे पक्ष को अपने से अलग करने की नीति पर आगे बढ़ते चले। भारत में अंग्रेजों की अगर संवैधानिक प्रतिक्रिया को देखा जाए तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण समय आता है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो एक्ट जो 1909 में आता है। कर्जन जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो कर्जन की एक नीति थी कि किस प्रकार भारत की एकता को तोड़ दिया जाए, किस प्रकार भारत की एकता को समाप्त कर दिया जाए। कर्जन कहता था कांग्रेस के संबंध में कि मेरी ये इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं। उसका ये कथन था क्योंकि उसका ये मानना था कि कांग्रेस जो है वो भारत में राष्ट्रवाद का बीज बो रही है, कांग्रेस जो है वो भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है और इसलिए वह भारत में कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु का ये आकांक्षा पाले हुए था। और कर्जन ने एक बड़ा विभत्स घटना को अंजाम दिया और वह घटना था 1905 का बंगाल विभाजन। जब 1905 में उसने बंगाल को विभाजित किया तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? भारत में मजबूत हो रही हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ दिया जाए, भारत में मजबूत हो रही, बंगाल में मजबूत हो रही उस हिंदू और मुस्लिम एकता को समाप्त किया जाए। अगर ये एकजुट हो गए तो फिर अंग्रेज भी ये बात जानते थे कि उनको भारत में टिका रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने 1905 में बंगाल को विभाजित किया और उसी के बाद 1909 में एक एक्ट आया, मार्ले मिंटो एक्ट, और इसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की जो नीति उन्होंने बनाई उस नीति को ध्वनित करता है उनका एक प्रावधान और वह था पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन पद्धति, इसी की शुरुआत होती है इस मार्ले मिंटो एक्ट से। यह सवाल पूछा हुआ है। तो मार्ले मिंटो एक्ट से जो ये पृथक निर्वाचन पद्धति शुरू हुई, ये पहले शुरू हुई मुसलमानों के लिए। जब ये मुसलमानों के लिए शुरू हुई उस समय तो यह पृथक निर्वाचन पद्धति क्या थी? तो पृथक निर्वाचन पद्धति एक प्रकार की आरक्षण है, एक प्रकार का रिजर्वेशन है, एक प्रकार का आरक्षण है। तो ये आरक्षण और रिजर्वेशन आज भी मौजूद है। तो फिर ये क्या था और आज के आरक्षण में क्या अंतर है? देखिए, तो अंतर था, आज का आरक्षण को पहले समझ लीजिए। आज अगर मान लीजिए कि कोई एक्स सीट है और ये अगर रिजर्व कर दिया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो इसका क्या मतलब है कि इस सीट का कैंडिडेट जो है वो जब होगा तो शेड्यूल कास्ट का होगा, बट अगर वोट करने की बारी आएगी तो इस क्षेत्र में रहने वाले जितने 18+ के लोग हैं वो सब लोग वोट करेंगे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ग के हों। लेकिन उस समय यही थोड़ा अलग था
क्या था उस समय कि जो सीट इस पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत मुस्लिम वर्ग के लिए रिजर्व होगी, उस सीट का उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोट भी वही करेगा। यानी इस क्षेत्र में रहने वाले बाकी लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र में रहने वाले केवल उसी वर्ग के लोग इसमें वोट करेंगे। तो इस तरह से यह पृथक निर्वाचन पद्धति भारत में लाई गई ताकि भारत में जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की यूनिटी है, उस यूनिटी को समाप्त किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। इस प्रकार ये 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से भारत में विभाजन का एक ऐसा बीज बो दिया गया जिसका विध्वंसकारी रूप आपको 1947 में विभाजन की विभीषिका के रूप में दिखाई पड़ता है। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के बाद भारत में लगातार इस पृथक निर्वाचन पद्धति को लेकर और मतभेद चलते रहे। जब 1909 में यह पृथक निर्वाचन पद्धति आई तो उस समय कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध किया, है ना। इस पृथक निर्वाचन पद्धति का उसने विरोध किया। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस की भी यहां थोड़ी सी धुलमुल नीति रही। 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसको हम कहते हैं लखनऊ अधिवेशन, और इस लखनऊ अधिवेशन के तहत जो लखनऊ में आयोजित किया गया था, कांग्रेस ने इस अधिवेशन में लीग के साथ, जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं, उसके साथ पैक्ट किया, उसके साथ समझौता किया, और जिसको कांग्रेस और लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचन पद्धति पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। अब यही फिर देखिएगा आप 1928 में आएगा जब नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन पद्धति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की। तो ये जो ढुलमिल रवैया रहा, ये भी भारत की जो राष्ट्रीय एकता थी उसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उसके लिए वह जिम्मेदार रहा विभाजन में, उस भी प्रवृत्ति को एक उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो उसके बाद भारत में 1919 का एक एक्ट आता है, और इस 1919 का एक एक्ट आता है जिस एक्ट को हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो आया, ये बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है इसका। 1917 में 20 अगस्त को एक मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव थे, इन्होंने ब्रिटेन की संसद में एक घोषणा किया था 20 अगस्त 1917 को। और चूंकि 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा हुआ था, इसलिए इस घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है ना। अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। यह अगस्त वाला बड़ा महत्वपूर्ण है। अगस्त घोषणा है, अगस्त संकल्प है, अगस्त क्रांति है ना। तो ये अलग अलग है। लेकिन आइए पहले हम अगस्त प्रस्ताव के बारे में देखें। तो अगस्त जब घोषणा हुई, तो इस अगस्त घोषणा में मॉन्टेग्यू ने उस समय अपने सदन में कहा कि भाई भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए प्रयास किया जाएगा। और भारतीय अब ये उम्मीद लगा रहे थे कि जब ब्रिटेन के द्वारा अब अगला एक्ट आएगा तो उसमें भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो हमारे लिए बेहतर होंगे, वो अच्छे होंगे।
तो जब अगस्त घोषणा के बाद भारतीय इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अगला एक्ट हमारे लिए ज्यादा अवसर लेकर आएगा और वह भारत में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेगा, ये 1919 के एक्ट से उनकी ये उम्मीद धूमिल हो गई। उनकी उस उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि 1919 के एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया, ऐसा कोई घोषणा अंग्रेजों के तरफ से नहीं हुई कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है या उसके लिए कोई विशेष प्लान ब्रिटेन का है। जब 1919 के एक्ट में कांग्रेस को या पूरे भारत को कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो अब आगे की रणनीति कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीयों ने बनाना शुरू किया। इस 1919 के एक्ट में जो भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में या भारत में जो उत्तरदायी सरकार को लेकर मांग की जा रही थी, उस संबंध में जब कोई महत्वपूर्ण कदम ब्रिटेन ने नहीं उठाया, तो 1923 में सप्रू कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में कुछ दृष्टिकोण प्रपत्र अंग्रेजों के समक्ष रखे। इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात कहा गया था जो संविधान निर्माण से संबंधित था कि एक्ट के 10 वर्ष के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, है ना, एक आयोग बनाया जाएगा जिसको यह जिम्मेदारी दी जाएगी या जिसका यह काम होगा कि भाई वह भारत में जो संविधान निर्माण की स्थिति है या भारत में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जो स्थिति है उसका वह मूल्यांकन करे। ये 10 वर्ष के बाद का समय दिया गया था, लेकिन एक कमेटी बीच में भी गठित हुई थी। 1924 में इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के रिव्यू के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था मुंडी मैन कमेटी। 1924 में इस मुंडी मैन कमेटी का गठन किया गया था इस 1919 के एक्ट के रिव्यू के लिए, उसकी समीक्षा के लिए। जो इस एक्ट में 10 वर्ष के बाद कमेटी बनाने की बात कही गई थी कि 10 वर्ष के बाद भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, उस संबंध में एक महत्वपूर्ण कोशिश होती है। देखिए, ये जो समय था 10 वर्ष का, ये 1928-29 में पूरा हो रहा था, लेकिन जो 1928-29 में ये समय पूरा हो रहा था, तो यहां थोड़ा सा आप समझिए ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को, बस 2 लाइन में आप समझ जाएंगे कि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, डुअल पार्टी सिस्टम है। तो ब्रिटेन में जो द्विदलीय व्यवस्था है, उस द्विदलीय व्यवस्था के तहत वहां एक पार्टी जिसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी, है ना। तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ब्रिटेन में अभी तक जो पार्टी सत्ता में मौजूद थी वह पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। अभी तक लेबर पार्टी को सत्ता नहीं मिली थी, लेकिन ब्रिटेन में इसी 28 के आसपास चुनाव होने वाले थे और कंजर्वेटिव पार्टी को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि हम इस बार चुनाव हार जाएं और लेबर पार्टी को सत्ता मिल जाए। लेबर पार्टी जो अभी तक सत्ता में नहीं आई थी, वह एक अनुभवहीन पार्टी थी जिसको शासन चलाने का अनुभव अभी नहीं मिला था। और मैंने पहले भी ये बात आपके साथ डिस्कस किया है कि भारत जैसा उपनिवेश ब्रिटेन के लिए काफी महत्वपूर्ण था।
और भारत जैसे उपनिवेश के बारे में फैसला लेने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ये कभी नहीं चाहती थी कि भाई लेबर पार्टी जैसे अनुभवहीन पार्टी को ये काम करने का मौका मिले। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने खुद अपने ही सत्ता काल में एक कमिटी बना दी जिसको भारत के बारे में फैसला लेना था, जिसको भारत के बारे में निर्णय देना था। उस कमिटी का गठन किया गया और उस कमिटी का नाम था साइमन कमीशन। है ना? साइमन कमीशन दिसंबर 1927 में, है ना, इसको गठित करने की बात की गई दिसंबर 1927 में। और ये कमीशन जो है वह भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये कमीशन भारत आया। ये जब साइमन कमीशन भारत आया तो ये बंबई पहुंचा, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, गठन हुआ था दिसंबर 1927 में, वो भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को बंबई में। साइमन कमीशन का विरोध का फैसला कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में लिया गया था, जो अधिवेशन आपके इस दिसंबर के महीने में आयोजित हुआ था। तो ये सवाल आया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था। उसका उत्तर है मद्रास अधिवेशन में। तो ये साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसको यह दायित्व दिया गया कि भाई आप भारत में उत्तरदायी पूर्ण सरकार की स्थापना की परिस्थिति बनी है अथवा नहीं, भारत में उत्तरदायी पूर्ण सरकार की स्थापना की प्रकृति क्या है, अब उसकी क्या संभावना है, इस संभावना को टटोलिए, खोजिए और जो कुछ भी संभावना है आप उसकी सुझाव दीजिए, आप उसको रेकमेंड करिए। इसके लिए ही जॉन साइमन को भारत भेजा गया था। लेकिन जब जॉन साइमन को भारत भेजा गया और भारत के बारे में उनको फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया, ये बड़ा अजीब विडंबना था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये एक ऐसी बात हो गई कि हमारे घर का फैसला कोई पड़ोसी ले रहा था और उस फैसले में हमारी कोई भागीदारी नहीं थी। तो नतीजा भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। इस कमीशन के विरोध में चारों तरफ साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। चूंकि इस कमीशन में केवल अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इस कमीशन को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको श्वेत आयोग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यह भी पूछा हुआ सवाल है, श्वेत आयोग किसे कहा जाता है? तो श्वेत आयोग हम साइमन कमीशन के नाम, साइमन कमीशन को ही कहते हैं। चलिए, जब साइमन कमीशन ने 1928 में साइमन की रिपोर्ट आई, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने के पहले ही, चूंकि भारत में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ था और हम जानते हैं कि इसी प्रक्रिया में लाला लाजपत राय की लाहौर में लाठी की चोट से मृत्यु भी हो गई थी, तो उस समय भारत सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। और लॉर्ड बर्कनहेड ने, जब साइमन का विरोध इतना हो रहा था, तो लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दी, है ना?
बर्कन हेड ने कहा कि भाई हम जो भी काम तुम्हारे लिए करते हैं तुम उस सबका विरोध कर देते हो, हर चीज का तुम विरोध करते हो, कोई भी हमारा सुधार तुमको स्वीकार नहीं होता है। तो तुम एक काम करो, तुम ही एक ऐसा संविधान बना दो जो तुम्हारे यहां रहने वाले सभी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ग के जो लोग हैं उनको वो स्वीकार हो जाए, वे उसको अपना लें। ये चुनौती दी बर्कन हेड ने भारतीयों को। ये चुनौती जब भारतीयों को मिली तो कांग्रेस ने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किए पंडित मोतीलाल नेहरू, और इसमें इनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। है ना? पंडित मोतीलाल नेहरू और इनके साथ इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। जब इस सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तो इस सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस ने सारे दलों के सामने अंग्रेजों की इस चुनौती को रखा और कहा कि भाई ये चुनौती अंग्रेजों ने हमारे सामने रखी है। सभी दलों की सहमति से और सभी दलों के नेताओं को मिलाकर एक 11 सदस्यीय कमेटी बन गई और उस 11 सदस्यीय कमेटी को हम नेहरू कमेटी के नाम से जानते हैं। हम नेहरू कमेटी के नाम से जानते हैं। यह नेहरू कमेटी का गठन 1928 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए इस कमेटी का पंडित मोतीलाल नेहरू। और इसी में इसके सचिव जो थे इस कमेटी के, वो बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस जैसे और भी लोग जो हैं वो इसमें मेंबर के रूप में रहे। और इन सबों ने मिलकर भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जो बर्कन हेड की चुनौती के अनुरूप था। एक संविधान का प्रारूप जो बना, उस संविधान के प्रारूप में कई सारी बातें कही गई, उसमें कई सारी चीजें आई। आइए 2-3 जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज है उसको थोड़ा सा हम लोग यहां जानते हैं, है ना, यहां समझते हैं कि वो क्या है। जब 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आई तो इस नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए क्या मांगे करी गई, भारत के लिए क्या डिमांड किया गया। तो देखिए, सबसे पहला बात कहा गया कि भाई भारत को अधिराज्य का दर्जा दीजिए, है ना, अधिराज्य का दर्जा दीजिए। यानी भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का डिमांड यहां पर नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है, इस अधिराज्य का क्या मतलब है? तो डोमिनियन स्टेटस का सीधा सीधा मतलब है कि भाई हम अपनी आंतरिक व्यवस्था जो है उसको खुद से निर्मित करेंगे। यानी भारत की अपनी आंतरिक व्यवस्था का निर्माण, उसका रेगुलेशन हम स्वयं से करेंगे। जबकि भारत को जो ब्रिटिश रानी या ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश जो राजा या रानी का शासन है उसको हम मानते रहेंगे। यानी ब्रिटिश राजतंत्र के अंतर्गत ही भारत की आंतरिक व्यवस्था का शासन संचालन हम खुद करेंगे, यही कहा गया था इस अधिराज्य में, इस डोमिनियन स्टेटस में। तो ये पहला चीज। दूसरा, मूल अधिकार की मांग करी गई
कि भाई नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए, नागरिकों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए जिसको लेकर वे हम लोगों के सामने उपस्थित हों, वे हम लोगों से मांगें या उसका वे अपने व्यक्तित्व के विकास में प्रयोग करें, है ना, उसका वो इस्तेमाल करें। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात कि जिसको लेकर सारा खेल शुरू हुआ कि पृथक निर्वाचन पद्धति जो है इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। ये यानी जो पृथक निर्वाचन पद्धति जिसकी शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से हुई थी, इसमें नेहरू रिपोर्ट में उसको मानने से मना किया गया, उसको मानने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। और इस प्रकार से अब आप जानते होंगे इस बात को कि बर्कनहेड की चुनौती क्या थी कि भाई ऐसा बनाओ जिसको सब स्वीकार करें, और सब स्वीकार करेंगे तो हम उसको लागू कर देंगे, और यदि सब स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तो अंग्रेज को वह ट्रम्प कार्ड था अंग्रेजों के हाथ में। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि भारत में जिस तरह का धार्मिक विभाजन पैदा हो गया है, इसमें एक मत बना पाना आसान नहीं है। नतीजा हुआ कि इस पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार करने के कारण मुस्लिम लीग ने इस नेहरू रिपोर्ट को अपनी सहमति नहीं दी, यानी उसको मानने से वह मना कर दिया। जो आप बर्कनहेड की अब चुनौती थी कि भाई भारतीयों के सारे वर्ग के लोग इससे सहमत हों, तो यहां यह होता हुआ नहीं दिख रहा है। नतीजा इस नेहरू रिपोर्ट के सुझाव को मानने से अंग्रेजों ने मना किया। हालांकि गांधी ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा कि भाई 1 वर्ष का समय अंग्रेजों को दिया जाना चाहिए, 1 वर्ष का समय दीजिए कि वो 1 वर्ष में इस रिपोर्ट पे अपनी क्या बातें रखते हैं। 1 वर्ष का समय दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। परिणामतः 1929 में एक अधिवेशन हुआ, जो अधिवेशन हुआ लाहौर में। 1929 के लाहौर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने पंडित नेहरू। यहां पंडित नेहरू कहने का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। या लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू जब इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने तो पंडित नेहरू ने अब अधिराज्य की नहीं, पंडित नेहरू ने अब पूर्ण स्वराज का मांग किया। कंप्लीट स्वराज का डिमांड इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू के द्वारा किया गया, और पंडित नेहरू ने इस पूर्ण स्वराज को व्यवहारिक रूप में सामने लाने के लिए कहा कि भाई आगामी 26 जनवरी 1930, दिसंबर 1930 में यह बात हुई, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वो किस लिए? इसी पूर्ण स्वराज को अभिकल्पित करने के लिए, इस संकल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए पंडित नेहरू ने यह घोषणा की, ताकि भारतीय जनमानस में इस पूर्ण स्वराज की संकल्पना के प्रति चेतना जगाई जा सके, उनको इस पर एकजुट किया जा सके, उनके अंदर देश प्रेम की जो भावना है उसको चरम पे पहुंचाई जा सके। और इसलिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के इस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने लिया।
और यही आगे चल के जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो वह उस दिन लागू न होकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए कि इस तारीख का, इस डेट का हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान था, एक महत्वपूर्ण जगह था और इसी को ऐतिहासिक बना देने के लिए ये निर्णय जो है लिया गया। ये निर्णय यहां सामने आया जो 26 जनवरी 1930 को था, है ना। चलिए, अब जब पूर्ण स्वराज की संकल्पना, कंप्लीट स्वराज की संकल्पना आ गई 26 जनवरी 1930 को, उसके बाद भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी उस पे जो अंग्रेजों का लगातार हो रहा हस्तक्षेप था उसका एक महत्वपूर्ण झलक आपको मिलेगा जब 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं। है ना, 1930, 31 और 32, ये 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था, उनका नाम है B.R. अंबेडकर। और जो द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस रहा, इस द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं महात्मा गांधी वहां गए हुए थे। लेकिन इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने से कोई बड़ा परिणाम या कोई बड़ा ऐसा उपलब्धि भारत को हाथ नहीं लगा। गांधी स्वयं जब वापस आए भी तो गांधी ने कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं लेकिन देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया है। ये गांधी का स्टेटमेंट था जब गांधी 1931 के द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से वापस आए। 1932 में एक बड़ा भारत के संविधान के या भारत की जो उस राजनीतिक गतिविधि थी उसमें ये एक बड़ा रोल निभा रहा है। देखिएगा, 1932 में एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक निर्णय लिया जिस निर्णय को हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, है ना। सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जिसको हम जानते हैं, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। और इसके तहत क्या किया गया, तो भाई जो पृथक निर्वाचन पद्धति जिसकी शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से हुई थी, इस समय 1919 के एक्ट में भी उसका विस्तार हुआ, लेकिन इस 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने उस सांप्रदायिक पंचाट को के तहत जो पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था थी उसको हरिजन वर्ग के लिए, है ना, लागू कर दिया, है ना। यानी एक बड़ा गेम यहां अंग्रेजों ने खेला। हरिजन वर्ग के लिए उस पृथक निर्वाचन पद्धति की घोषणा कर दी गई इस सांप्रदायिक पंचाट के तहत। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। जब ये घोषणा हुई तो गांधी पुणे के यरबदा जेल में थे और गांधी आमरण अनशन पे बैठ गए। जब वे आमरण अनशन पे बैठ गए तो कई लोगों के प्रयास से गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच एक सहमति बनी 1932 में ही, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है ना, जिसको हम पूना
पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं, जिसके तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को छोड़ा और कांग्रेस ने हरिजन वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ा दिया, उसमें वृद्धि कर दी गई। तो इस प्रकार से ये भारत में एक महत्वपूर्ण समय था। इसी के बाद भारत के संविधान निर्माण को, या जब तक संविधान भारत का बन नहीं गया और लागू नहीं हो गया, तब तक शासकीय गतिविधि को नियंत्रित किया और एक एक्ट आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम आजादी के बाद भी जब तक भारत का संविधान बनकर लागू नहीं हो गया, तब तक उसी अधिनियम के अनुरूप इस देश में शासकीय गतिविधियां संचालित होती रही, उसी के अनुरूप शासन होता रहा, उसी के अनुरूप यहां की व्यवस्था संचालित हो रही थी। देखिए, 1935 के एक्ट के बाद जो 1935 का एक्ट आया, इसके अनुसार 1937 में हमारे देश में प्रांतीय चुनाव हुए। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और उस प्रांतीय चुनावों में भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी भूमिका निभाई। यानी अब एक तरह से भारत में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण यहां से आपको दिखाई पड़ेगा, भले ही वह प्रांतीय स्तर पर ही क्यों न हो। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद ब्रिटेन लगातार इस बात का प्रचार कर रहा था कि भाई इस युद्ध में भारत ब्रिटेन के पक्ष में है, ब्रिटेन के पक्ष में वह युद्ध कर रहा है, यानी ब्रिटेन के साथ वह इस युद्ध में शामिल है। ब्रिटेन के इस प्रचार के विरुद्ध में भारत की जो इन प्रांतीय सरकारें थीं, उन सरकारों ने अपना त्यागपत्र दे दिया, वह इस्तीफा दे दिया और यह विश्व युद्ध 1945 तक चलता रहा। इस विश्व युद्ध में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने भारत के विभाजन को और भारत की स्वतंत्रता को, दोनों को ध्वनित किया, दोनों को दिशा दी। कैसे? तो जब इस विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, जो 1945 में, जिसको आप शीत युद्ध कहते हैं, जो 1945 से शुरू हो गया। अरे शीत युद्ध की शुरुआत तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हो गई थी, है ना। गुटबाजी तो उसी समय हो गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विरोध की स्थिति तो उसी समय बन गई थी, जिसका आप प्रकटीकरण देखते हैं 1945 में के बाद के कालों में। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन की स्थिति जो है वो कमजोर होती जा रही थी। और जैसा कि मैंने अपने शुरुआती लेक्चर में ही आपके सामने ये बातें कही कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन जो है वो भारत का कर्जदार बन गया। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन पर आंतरिक रूप से भी और बाह्य स्तर से भी कई ऐसे दबाव बनने लगे कि वह भारत को स्वतंत्र करे, भारत की औपनिवेशिक सत्ता छोड़े। और ब्रिटेन ने इसी दबाव के फलस्वरूप 1942 में एक क्रिप्स मिशन जो है वह भारत भेजा, है ना। क्रिप्स मिशन सर स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह एक सदस्यीय मिशन था, एक सदस्यीय आयोग था, एक ही मेंबर थे इसमें, और यह मिशन जो है यह भारत आया। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन को इसीलिए भारत में भेजा गया था ताकि भारत में संविधान निर्माण की संभावना को खोजे। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो वह कई लोगों से मिला, भारत के कई प्रमुख नेताओं से वार्ता किया, और क्रिप्स मिशन पहला ऐसा मिशन है
जिसने इस बात को स्वीकार किया कि भाई भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बात कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला ऐसा मिशन है जो इस बात को स्वीकार करता है ना। और पाकिस्तान की मांग पर वह स्पष्ट नहीं रहा, नहीं हां भी नहीं और ना भी नहीं, है ना। ये दोनों बातें उसने क्लियर नहीं की। अब ये बात उसने जरूर कहा कि भाई भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन कब, है ना। तो कहता है कि युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म होगा ये कौन जानता था 1942 में। तो कांग्रेस ने इस आधार पर कि भाई संविधान निर्माण का ये एक अनसर्टेन डेट दे दिया गया है। गांधी ने इसी संबंध में इसमें कहा था कि भाई ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ना, एक अगली तिथि का चेक है, दिवालिया हो गए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है ये, है ना। यहाँ दिवालिया हो गए बैंक का कहने का मतलब यहाँ यह था कि भाई ब्रिटेन की स्थिति तो खुद ही अब खस्ती है ना। और वो भी अब डेट दे रहा है कब का, तो युद्ध के बाद। अब युद्ध कब खत्म होगा इसको कौन जानता है। नतीजा कांग्रेस ने कोई निश्चित तिथि नहीं दिए जाने के कारण इस क्रिप्स मिशन के सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया। और चूंकि पाकिस्तान के मांग के ऊपर मुस्लिम लीग का कोई स्पष्ट राय नहीं था, मुस्लिम लीग ने स्पष्ट राय नहीं होने के कारण क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया। देखिए बात को समझिएगा कि पाकिस्तान के संबंध में क्रिप्स मिशन की कोई स्पष्ट राय उपलब्ध नहीं थी, वह ना हां में था ना ना में था। नतीजा मुस्लिम लीग ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। भारत की दोनों मुख्य धारा की पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ मुस्लिम लीग, दोनों ने इस संविधान के निर्माण हेतु जो मिशन आया था क्रिप्स मिशन, इसके सिफारिशों को मानने से मना कर दिया। जब क्रिप्स मिशन यहां से असफल होके वापस लौटा, जब क्रिप्स मिशन यहां से वापस गया, तो क्रिप्स मिशन की वापसी के बाद भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए अब ब्रिटेन भी धीरे धीरे ज्यादा तेज होने लगा था। अब ब्रिटेन में भी उत्सुकता बढ़ने लगी थी, उसकी भी अब बेचैनी तेज होने लगी थी। और उसका आप रिजल्टेंट देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1943 में ही गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथिगो, है ना। लॉर्ड लिनलिथिगो के स्थान पर 43 में गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल ने भारत की जो राजनीतिक या जो संवैधानिक गतिरोध था, इस गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसको हम वेवेल योजना कहते हैं। और यह वेवेल योजना 1945 में आई, है ना। वेवेल योजना 1945 में आई, जिसे लॉर्ड वेवेल ने प्रस्तुत किया भारत के राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए।
और इस वेवेल योजना में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसकी चर्चा हम लोगों को कर लेनी है। ये वेवेल योजना में क्या कहा गया कि भाई एक केंद्र में एक कार्यकारिणी बनाई जाएगी, है ना। एक कार्यकारिणी का गठन होगा, है ना। जिस कार्यकारिणी में जिस कार्यकारिणी में जो एक तो वायसराय होंगे और दूसरा प्रतिरक्षा यानी जो सैन्य मामला होगा, है ना, डिफेंस जिसको कहा जाता है। तो एक तो वायसराय अंग्रेज होंगे और एक सैन्य मामला जो होगा वो अंग्रेजों के जिम्मे होगा, और शेष सभी जो होंगे वो भारतीय ही होंगे। शेष सभी इसमें भारतीय नियुक्त किए जाएंगे, पहली बात। दूसरा, इसमें भी वो बात कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान निर्माण होगा, यानी युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। ये इसमें भी बात कहा गया, जो बात क्रिप्स मिशन में कहा गया था। ये जो कार्यकारिणी बनेगी, इस कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर बराबर होगी, है ना। ये बातें इस वेवेल योजना में की गई। और एक जो महत्वपूर्ण बात इस वेवेल योजना में आई हम लोगों के सामने कि वेवेल योजना ने एक निर्णय दिया और कहा कि भाई एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, है ना। एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, कहां पर? शिमला में। शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि जो हैं वो भाग लेंगे, और वे जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर करने का इसमें प्रयास किया जाएगा, इसमें कोशिश की जाएगी। और वेवेल योजना के इसी शिमला सम्मेलन के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए 25 जून 1945 से लेके 14 जुलाई 1945 के बीच में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना। शिमला सम्मेलन की चर्चा हम लोग अगली क्लास में आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक्स।